डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि इस कोरोना जैसी महामारी के कारण जो रावत साइंस पॉइंट की जो क्लासेज हैं वो लगभग हर साल 10 मई से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि 10th, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथ और साइंस की क्लास यहाँ पे हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप हमारे इस रावत साइंस पॉइंट चैनल पे जुड़िए हमसे और हम आपको सारी वीडियो यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज फर्स्ट वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उनके पेपर अभी हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखते चलें और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमसे संपर्क करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी 10th क्लास की जो मैथ है उसमें आपको टोटल 19 चैप्टर पढ़ना है और 19 चैप्टर का अंक विभाजन किस टाइप से रहेगा, वार्षिक पेपर में आपके लिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, वो हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताता चलूंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूं कि आपको जो 19 चैप्टर हैं वो किस किस टाइप से पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए आपको जो 19 चैप्टर पढ़ने उसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो आपको पढ़ना है भैया वैदिक गणित। कौन सा पढ़ना है? वैदिक गणित। जो आपका वैदिक गणित रहेगा वो आपके लिए टोटल यहां पे 4 अंक देता है। कितने अंक देता है? 4। और इस 4 अंक में जो पैटर्न आपका रहेगा वो 1+3 का आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको ज्यादा खुल के नहीं बता रहा हूं, वो चैप्टर वाइज मैं आपको बताता चलूंगा। उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर पर डिस्कस करेंगे आप लोग। वास्तविक संख्या जो आपके लिए वार्षिक पेपर में 3 अंक देता है। उसके बाद जो आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद। जो बहुपद भी आपके लिए कितने अंक देता है? 4 अंक देता है। और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा वो आपको पढ़ना है रैखिक समीकरण एवं असमका। रैखिक समीकरण एवं असमका है। ठीक है, बहुत ही अच्छे चैप्टर है ये। और ये आपके लिए जो चैप्टर होता है ये आपके लिए 6 नंबर का है। यहां से आपको केवल एक क्वेश्चन प्राप्त होना है। डायरेक्टली स्टूडेंट बात करते हैं तो इसको ग्राफ के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, कहते हैं ना वार्षिक पेपर में ग्राफ वाला है। तो ये ग्राफ वाला चैप्टर है जहां से आपको 6 नंबर की ग्राफ आनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 5 रहेगा वो आपका रहेगा भैया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको पढ़ना है चैप्टर 5 में। और चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये जो 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, तीनों चैप्टर आपको त्रिकोणमिति वाले पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने? त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति होगी आपके लिए टोटल 11 अंक देती है और समांतर श्रेणी आपके लिए यहाँ पर 3 अंक देती है। उसके बाद में बात कर लेता हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर जो 9 रहेगा वो आपका रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा रहेगा? निर्देशांक ज्यामिति। ये भी चैप्टर आपके लिए यहाँ पे 6 नंबर का है। उसके बाद में बात करता हूं 10, 11, 12, 13, 14। ये अपने जो 5 चैप्टर हैं ये पांचों चैप्टर बिलोंग करता है रेखा गणित से। किससे बिलोंग करता है? रेखा गणित से। और ये जो आपकी रेखा गणित रहेगी आपके लिए यहाँ पे 20 अंक देती है। कितने अंक देती है? 20। तो इस मैथ में ज्यादातर जो बड़े चैप्टर है, जो त्रिकोणमिति है, वो आपको 11 देती है
और आप एक ज्योमेट्री यानी कि रेखागण आपको यहाँ पे टोटल 20 अंक देती है। काफी अच्छे मार्क्स के चैप्टर है ये। और उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे आपका चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16। ये दोनों जो चैप्टर रहेंगे ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले। कौन से भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, जिसमें 15वां जो चैप्टर है आपको 3 अंक देता है और 16वां चैप्टर आपको दोबारा से 6 अंक देता है। ये भी 6 नंबर का बड़ा वाला चैप्टर है, 16 चैप्टर। और उसके बाद चैप्टर जो आपका 17 रहेगा, यानी कि सांख्यिकी वाला जो चैप्टर आपके लिए रहेगा, सांख्यिकी वाला, वो भी आपके लिए चैप्टर रहेगा 6 नंबर का। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 18 है आपका जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये आपको देता है 4 अंक। और सबसे लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर होगा वो आपका होता है सड़क सुरक्षा, ये भी आपको देता है 4 अंक। ठीक है। टोटल अगर मैं जैसे यहाँ पे अंकों की काउंटिंग करता हूं, अगर एक आध अंक ऊपर नीचे हो जाता है तो वार्षिक पेपर में क्या किया जाता है, किसी भी चैप्टर को 3 का कर दिया जाता है, कोई पे 4 का कर दिया जाता है। तो एक आध 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बस इतना ही फॉर्मेट याद रखें और हर चैप्टर की जो भी जानकारी है मैं चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक, तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ और चैप्टर की मैं शुरुआत शुरू से ही कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर में थ्योरी ज्यादा लिखानी पड़ेगी और थ्योरी लिखाने में वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके लिए पहले मैं ये सारे चैप्टर करा दूं और उसके बाद जो भी अपने थ्योरी वाले चैप्टर हैं उनको मैं ऑफलाइन व्यवस्था कराने की सोचूंगा। जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो उसमें चैप्टर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 2 चलेगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अंक बार इसका जो रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, यानी कि जो अपना चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वार्षिक पेपर में आपके लिए 3 नंबर का है, यहां से आपको एक क्वेश्चन फिक्स पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या। पहले तो स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी कि कोई भी आप लोग चैप्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन करने बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या है क्या चीज है, क्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, समझ रहे? तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जानकारी दे रहा हूं, संख्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा रहा हूं मैं आपको, जिससे आप लोग वास्तविक संख्या पा जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार। देखिए संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, आपको टोटल संख्याओं का प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, जिससे हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पहुंचेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार में फर्स्ट प्रकार की बात करता हूं। तो हमारी जो पहली संख्या होती है वो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अच्छा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से तो प्रारंभ होती है और अनंत पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।
तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत पर खत्म होती है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर क्या होती है? खत्म होती है। वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। आ रही बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे थोड़े डायग्राम की भी आपको बात कर देता हूं। एक से तो आपकी प्रारंभ होंगी और इस अनंत पर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। दूसरी संख्या जो आपकी रहेगी, सेकंड नंबर की संख्या रहेंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। दो संख्या समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सबसे पहले मैंने प्राकृतिक संख्या की बात की थी। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी शुरुआत 1 से होती है, खत्म अनंत पर होती है। और पूर्ण संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है और खत्म कहां पे होती है? अनंत पे होती है। ठीक है, और तीसरी जो संख्या होंगी वो आपकी रहेंगी पूर्णांक संख्याएं। और जो अपनी जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं। वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो पूर्णांक संख्या होती है इसमें नेगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या यानी कि माइनस वाली और प्लस वाली ओवरऑल सारी संख्याओं का एक समावेश होता है, जिसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या। अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर 4 यानी कि परमेय संख्याएं। अब जो आपकी परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, यानी कि भिन्न के रूप में होती है। जिनको भिन्न के रूप में लिखा जाता है उनको परमेय संख्या कहा जाता है। तो मैं यहां पे आपको बता दूं, परमेय संख्या यानी कि वे संख्याएं जो P/Q, लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0, यानी जो Q जो अपनी संख्या होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, और कोई भी संख्या हो सकती है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, क्या कहलाती है? परमेय संख्या। ठीक है, यानी परमेय संख्या की मैं बात करता हूं तो वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में होती है, वो आपकी संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या। अब मैं बात करता हूं आपकी अपरमेय संख्या। अच्छा, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय का जस्ट बिलो। अगर ये P/Q के रूप में है तो अपरमेय P/Q के रूप में नहीं होगा।
तो आप परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती है, अपरिमेय कहलाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही कि ना रही? संख्याओं के प्रकार में मैंने आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको बताया। मेन प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, मेरा उद्देश्य मैं आपको इस वास्तविक संख्या पर लेके चलूं। अब देखिए, आपका लास्ट एंड फाइनल जो संख्या रहेगी उस संख्या को बोला जाता है बेटा वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या भैया? वास्तविक संख्याएं। आपको जो मेन चीज समझनी है वो आपको ये वास्तविक संख्या समझनी है। और वास्तविक संख्या की मैं आपको बात बता दूं, मैंने यहाँ पर जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी है, देखिए एक दूसरे में आ रही संख्या। जो प्राकृतिक संख्या है ना वो पूर्ण में सम्मिलित है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याओं में सम्मिलित है कि नहीं भाई? जैसे आप लोग देखते हैं कि ये तो 1 से लेकर अनंत तक हो रही है और ये 0 से अनंत तक हो रही है, तो 1 से अनंत तक तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब ये 0 से अनंत तक है तो ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो ये भी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही बात समझ में? ये तो आपकी संख्या हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ जो परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या तो ऐसी जो भिन्न वाली जो संख्या है आपकी P अपॉन Q वाली संख्या, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भी इसमें आ जाएंगी सारी चीज। और उसके बाद जो अपरिमेय संख्या होती है वे P अपॉन Q के रूप में नहीं होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये 3 प्रकार की संख्या, और परिमेय और अपरिमेय यानी कि 2 प्रकार की संख्या। और इन सब संख्याओं का जो मिश्रण है, जो समावेश है, ये सभी संख्याएं जिसके अंतर्गत आती हैं उसको क्या कहा जाता है? रियल नंबर कहा जाता है। बात आ रही कि नहीं? तो अगर मैं रियल नंबर की परिभाषा की बात करूं तो सभी प्रकार की संख्याओं का समावेशी, सभी प्रकार की संख्याओं का समावेश ही वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी आपकी संख्या होती है, और मैथ के अंतर्गत जो आप संख्या पढ़ते हैं वो सारी संख्या आप वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। कौन सी संख्या पढ़ते हैं? वास्तविक। क्योंकि मेन रूप से आपकी जो संख्या होती है ये वास्तविक संख्या, तो सभी प्रकार की संख्याओं को कहा जाता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय तथा सभी प्रकार की संख्याओं को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी प्रकार की संख्याओं को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? वास्तविक संख्या क्या होती है? इतना जो आपको मैंने पैटर्न बताया, जो भी आपकी संख्या होती है ये सब संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। जिसे आप 10th क्लास में मैथ में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास की मैथ में ओवरऑल जितने चैप्टर में आप संख्या पढ़ेंगे वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, संख्याओं के प्रकार में एक और संख्या होती है, जैसे आपको पता है, एक तो मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या, और इसी का एक दूसरा प्रकार होता है काल्पनिक संख्या, जिसको आयोटा वाली संख्या भी कहा जाता है। ये आप 11th और 12th में पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या। चैप्टर 11th में एक स्पेशल इसी का चैप्टर दिया हुआ है काल्पनिक संख्या।
ठीक है। तो वास्तविक संख्या फर्स्ट आपको 10th क्लास में पढ़ना है, बाकी काल्पनिक संख्या जो आप पढ़ेंगे वो 11th क्लास की मैथ में पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशल आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर वहां पर दिया हुआ है। तो मैं काल्पनिक संख्या के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको यहाँ पर कौन सी संख्या पढ़नी है, वास्तविक संख्या पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो इतना फाइनल करने के बाद अब हम चलते अपने मेन टॉपिक पर चलते, जहाँ से आपको क्वेश्चन प्राप्त करने। ये मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में भेज दिया था कि रियल में वास्तविक संख्या है क्या चीज। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, बस सभी प्रकार की जो आपकी संख्या होती है, जो संख्या आप लोग पढ़ते हैं, वो सब संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। और इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेन जो आपको संख्या परमेय और अपरमेय, इन दोनों संख्याओं पर ज्यादा आपको विचार करना है। क्वेश्चन भी आएंगे एक्सरसाइज 2.3 में, √2 को सिद्ध कीजिए, √2 एक परमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें आपको सिद्ध करने के लिए आएंगी, तो वहां पे आपको विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको अपने मेन टॉपिक पे लेके चलता हूं, जो आपको चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है, और जहां से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब देखें आप लोग, अच्छा, कुछ स्टूडेंटों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर जी हमें काल्पनिक संख्या और समझा दें आप लोग तो अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ काल्पनिक संख्याओं की डेफिनेशन, काल्पनिक संख्या किस टाइप की होती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं, देखिए बेटा, काल्पनिक संख्या है तो मैं आपको इमेजिनरी नंबर की बात करता हूँ, यानी कि जो काल्पनिक आपकी संख्या होती है, तो उसकी मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान हमेशा ऋणात्मक होता है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लें आप लोग। जैसे मतलब अब आपको ऐसी संख्या लेनी है, संख्या आपको सोचिए और उनका वर्ग करना है, लेकिन वर्ग करने पर रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अच्छा, कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मैंने संख्या 2 ले ली, तो या 2 को वर्ग करूंगा तो कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो ये रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो काल्पनिक संख्या है ही। कोई कह रहा साहब मैं -2 लेके चल रहा हूं, अच्छा -2 को वर्ग करिए तो -2 का वर्ग भी कितना आ रहा है बेटा, 4, संख्या नेगेटिव नहीं है, तो ये भी आपकी काल्पनिक संख्या नहीं है। अब लगाइए दिमाग, कौन सी संख्या यहां पर आनी चाहिए, बताओ। इस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव संख्या ले लेते हैं आप इस टाइप से, भाई अंडर रूट 2 -2 अंडर रूट, और इसका यदि आप लोग क्या करते हैं वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल तो खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, -2 निकल के आ रहा है। तो अंडर रूट 2 में -√2 एक ऐसी संख्या है जो कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या, काल्पनिक। या फिर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने -5 ले लिया अंडर रूट में, आप इसका वर्ग कर दें तो आपको रिजल्ट क्या निकलने वाला है, -5 निकलने वाला है। ये कौन सी संख्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो अब तो आ गई ना काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है वास्तविक संख्या तो आपको पता ही, लेकिन आपको डेफिनेशन के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यक है।
तो काल्पनिक संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके पास सीधा सा सिंपल जवाब देना है कि ऐसी संख्या होती है जिनका वर्ग करने पर उसका जो आंसर होता है वो हमेशा आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। और बाई एग्जाम्पल आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जहां से आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन करना है। हेडिंग डालिए आप लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कि आपका मेन टॉपिक रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से कंप्लीट करने। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं। तो आपको मैं परिभाषा लिखा रहा हूं। किसी संख्या ए में, किसी संख्या ए में, किसी संख्या ए में बी का भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू, शेषफल आर, बचे तो उसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं तथा इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूं कि अपना जो a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, इस a बराबर बी क्यू प्लस आर को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। आप छोटी क्लासों में भी ये पढ़ा है, आपने वो सूत्र पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। देखिए ये जो अपना a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इस a को तो बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। इस b को बोला जाता है भाजक, q को बोला जाता है भागफल और इस r को बोला जाता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, जहां अब देखिए बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है जो क्वेश्चन में आपके लिए काम आएगा कि ये जो r होता है, r शेषफल, भाई किसी भी संख्या में किसी का आप भाग दे रहे हैं, या तो शेषफल 0 हो सकता है या फिर जो अपना शेषफल होता है वो भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैं बात करता हूं, जो अपना जो r होता है, r यानी कि जो शेषफल होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा या फिर भाजक से क्या होगा बेटा, छोटा। तो इस कंडीशन को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं वो चीज समझ लें आप लोग। ये जो r है, r का मान है या तो 0 से बड़ा होगा, भाई अगर बड़ा होगा तो मुंह जो बड़ा होगा उसकी तरफ खोलना पड़ेगा। तो ये चीज इसको दर्शा रही है कि जो r का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा। या फिर r यानी कि शेषफल 0 के बराबर भी हो सकता है। जब आप लोग भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 0 भी निकल के आता है, तो बराबर के लिए आप लोग ये साइन लगा सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो ये क्या कह रहा है, जो r का जो मान है या तो 0 के बराबर
या फिर आर का मान 0 से क्या हो रहा है, बड़ा। अच्छा, अब ये जो शेषफल जो अपना होता है वो कहां तक चलता है, शेषफल वहां तक चलता है जैसे आपका भाजक है, भाजक तो भाजक से जस्ट एक छोटी संख्या होती है, क्योंकि अगर भाजक के बराबर है वो तो एक बार और भाग चले जाओ तो शेषफल बदल जाओ फिर तो यहां पे ये जो शेषफल होता है वो किससे छोटा होता है, इस b से छोटा होता है। शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन भाजक यानी कि b से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। ये बात, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय आ गई समझ में। तो अब देखिए मैं आपको कुछ बेसमेंट आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको किस किस प्रकार से क्वेश्चन करने। एक्सरसाइज 2.1 के लगभग 3 क्वेश्चन है जो आपको यहां पर करने। देखिए अभी मैंने आपसे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर की बात आपसे कही थी। तो a बराबर जो बी क्यू प्लस आर होता है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का आपको बेस करा देता हूं जिससे आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जैसे यहाँ पे मैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे 8 क्यू प्लस 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 3 क्यू प्लस 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 9 क्यू प्लस 2 ले लिया, यहाँ पे मैंने 7 क्यू प्लस 4 ले लिया, इस टाइप से। तो आपको क्या है, ये जो भी धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या आपकी दी गई है इन सभी की तुलना आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करनी है। यानी कि इनकी जो तुलना है, इनकी जो तुलना है वो आपको किससे करनी है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए a का मान तो ऑलरेडी दिया ही नहीं है, केवल जो पीछे वाला जो स्टेप है बी क्यू प्लस आर, उस स्टेप में सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो अच्छा, अब मेरे लिए आपको यहां से बताइए कि जैसे यहां पे q आ रहा है तो यहां भी q आ रहा है, और q के गुणा में क्या है b, और यहां q के गुणा में क्या है 8। तो आप लोग कह सकते हैं यहां पे b का मान क्या आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। मैं आपको b का मान निकालना सिखा रहा हूं कि जो अपना जो भाजक है वो इन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में क्या निकल के आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट बताइए आप लोग, यहां पे b का मान क्या निकल के आ रहा है बेटा, 3 निकल के आ रहा है। जो q का जो गुणांक है वो भाजक कहलाता है यानी कि b कहलाता है। तो यहां पे जो b का मान निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे बात करता हूं, यहां पे जो b की जो वैल्यू निकल के आ रही है, b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 9 निकल के आ रही है। अच्छा यहां पे b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 7 निकल के आ रही है। आगे बात समझ में। तो अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। काय को मान निकालेंगे, b को। और मैंने तुमको बताया जो r को जो मान है, r को मान वो 0 के बड़ो या 0 के बराबर, लेकिन बीते का हुआ है छोटो। अगर तुम्हें यहाँ b के मान की पता पड़ गई तो यहाँ को मतलब है तुम r को मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब b को मान यहाँ जगह पे 8 है और मैं तुमसे कहूं कि लाला r को मान निकालो, तो r की शुरुआत कहां से होगी, 0 से, और जो r चलेगा वो कहां तक चलेगा, b के छोटो। जो b को मान होगा बात एक संख्या आपको क्या करना है, कम करना है, तो b का मान निकल जाएगा। करो शुरुआत, r को मान 0 से 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा b को मान कहा है ना 8। अगर तुम यह r को मानो 8 कर देंगे तो ये गलत है जाओ, क्योंकि ये कह रहा हो r का मान हमेशा b से क्या होता है
छोटा होता है, तो इसलिए आपको ये संख्या 8 यहाँ पर नहीं मिल रही। तो b बराबर 8 के लिए मान जो आएगा r का वो क्या आएगा 0 से 7। और डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, जो b का मान होता है उससे एक संख्या कम करके जो सारे जो मान होते हैं 0 से लेकर वो किसके होते हैं r के होते हैं। अच्छा यहाँ पे b को मान का है 3, तो r को मान होते हैं 0, 1 और 2। आगे बात समझ में। अच्छा यहाँ पे b का मान क्या रहा है 9, तो r का जो मान होगा वो कहां तक होगा 8 तक होगा, एक कम करना है। अच्छा यहाँ पे b का मान क्या रहा है 7 आ रहा है, तो r का जो मान होगा वो आपका 0 से लेकर कितना होगा 6 होगा। मैं कह रहा हूं भैया b को मान दे रहा है तो 20, तो r को मान 0 से क्या होगा 19। मैं आपसे कह रहा हूं b का मान दिया हुआ है 100, तो r को मान जो होगा वो 0 से क्या होगा 99 होगा। मैं आपसे कह रहा हूं b का मान दिया हुआ है 57, तो r को जो मान है वो 0 से कहां तक होगा 56। कितना होगा 56। इतनी बात समझ में आ रही है कि ना? आगे बात समझ में। अब मैं आपके लिए जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको b का मान निकालना है, और जैसे b को मान निकलेगा तुरंत पर तुमने मान का को निकालना है r को निकालना है, और b और r के जैसे ही यहाँ पे मान निकल जाएंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इतना आपको बेस कराने के बाद एक दो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताई थी किस किस टाइप से आपको बी का और आर का मान निकालना है। इसी टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। देखिए मेन चीज आपकी ये है कि आपसे कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, और जहां जो q है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये दर्शाना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है, यानी कि कोई भी आप विषम संख्या और धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव संख्या लेके चल रहे हैं और बाद संख्या को हम क्या करते हैं वर्ग, तो वो 8q + 1 के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए आपके लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक संख्या का वो दिया हुआ है 8q + 1, और मैंने अभी आपके लिए बताया था कि कोई भी जैसे 8q + 1 एनी बड़ी कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पे दी हुई है तो सबसे पहले आपको मान निकालना है b का और आपको मान निकालना है r का। ठीक है, देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = bq + r से आपको क्या करनी है तुलना करनी है, यानी कि a = bq + r से आपको सबसे पहले तुलना करनी है। अच्छा q की जो गुणा में b है तो यहाँ पे q की गुणा में क्या आ रहा है 8 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जो b का मान निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 8। और अभी मैंने आपको बेस में बताया था कि जैसे ही b का मान निकल के आ रहा है तुरंत आपको r का मान निकालना है, तो यहाँ पे जो r का मान निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 7। मैं आपको बता चुका हूं कि जो r का जो मान होता है यहाँ पे होता है 0, ठीक है, 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होता है छोटा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये करना है कि a = bq + r से तुलना करनी है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप b का मान निकाल लेंगे, और b का मान जैसे ही निकालेंगे तो आपको r का मान डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, जो आप ऑलरेडी पहले से ही जान चुके हैं। अब हमें दर्शाना क्या है, हमसे पूछ रहा है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो सबसे पहले तो देखो ये तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ही आपकी 0 से 7 तक, इस पे काम करना है आपको।
पर यहाँ में आपके लिए दो शर्त दे रहा है। कौन सी शर्त? विषम संख्या लेनी है। कौन सी संख्या? विषम। तो अब यहाँ पे हम सभी सम और सम संख्याओं पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, आपको टोटल विषम संख्याओं पर क्या करना है? काम। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं पे काम करना है। और इन संख्याओं पे काम करने के बाद फिर आपको उन संख्याओं का क्या करना है? वर्ग करना है। यानी कि इन संख्याओं में से पहले कौन सी लेनी? विषम। पहला नियम दिया हुआ है। और विषम संख्या लेने के बाद फिर आपको उनका क्या करना है? वर्ग करना है। समझ की बात है? और इनका जैसे आपको वर्ग करेंगे तो इनका वर्ग करने पर आपको जो रूप दिखाना है वो 8³ + 1 का रूप दिखाना है। ठीक। अब देखें आपको मैं स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट की जब मैं यहां पे बात करता हूं, देखिए बी का मान तो 8 निकल के आ रहा है, तो आपको बारीकी से काम करना है, आर के मानों पर काम करना है। मैं आपको बता दूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आपको आर के मान लेने, आर बराबर 1 लेने पर, कहीं 0 लेने पर, कहीं 2 लेने पर, कहीं 3 लेने पर, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब यहाँ पे कंडीशन आपके लिए क्या दी हुई? यहाँ पे विषम दे रहा है, तो आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 3 लेने पर, ऐसे आपको लेने पड़ेंगे। अगर ये सम और विषम की बात नहीं करता, केवल धनात्मक पूर्णांक हो तो फिर 0 लेने पर, 1 लेने पर, 2 लेने पर, 3 लेने पर। आ रही बात समझ? सम की बात करता है तो सम संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 लेने पर, 4 लेने पर और 6 लेने पर। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं आप डायरेक्टली करने लग जाए। अच्छा, यहाँ पे विषम की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? आर बराबर 1 ले। आर बराबर 1 जो आप लोग लेंगे, आर का मान 1 जो आपको रखना है वो कहां पे रखना है? आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही रखना है। ठीक है, तो आपको बताएं कि a बराबर bq + r, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहां में तुम्हें मान रख लू, b को मान तो क्या है? r को मान तुमने कितने के लिए हो? 1। आगे बात समझ ले, a की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप कोई भी मान ले रहे हैं, जैसे 1 ले रहे हैं, तो मैं इसको अलग व्यक्त करने के लिए इसको कह दूंगा, मैं a1 कह दूंगा। 0 ले रहे तो a0, 2 ले रहे तो a2, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, b का मान क्या आ रहा है? 8, क्यूब तो अपना ये प्लस r का मान कितना लिया है? 1। आगे बात समझ में। लेकिन ये कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या आपने ले ली, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 ले ली मैंने आपके लिए, लेकिन उस संख्या का भी क्या करना है आपको? वर्ग, प्रश्न के हिसाब से। तो आपको इसका क्या कर देना है? वर्ग कर देना। अब जब यहाँ को मैं वर्ग करूंगा, 8³ + 1 का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा? देखिए इसका वर्ग करेंगे आप, 8 × 8³ कर देंगे, प्लस का 2ab यानी कि 2 × 8³ × 1 और प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? देखिए आप हमेशा याद रखें कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में मेन चीज आपकी ये होती है, जो चीज आपको सिद्ध करनी है, आपको 8³ + 1 सिद्ध करना है। तो या तो मतलब ये देखो कि शुरुआत में तो संख्या में 8 लेके आनी है और लास्ट में जो आपको संख्या लेके आनी है वो क्या लेके आनी है? 1 लेके आनी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये संख्या 1 लास्ट में तो आ रही है और शुरुआत में संख्या क्या लेके आनी है? 8 लेके आनी है। तो आप ऐसा करें कि जो संख्या हमें शुरुआत में लेके आनी है उस संख्या को आप कॉमन ले लें। क्या ले लें? कॉमन। तो मैं देखिए यहां तक 8 कॉमन ले लेता हूं और यहां तक जब मैं 8 कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे क्या बचेगा? 8³ बचेगा, प्लस यहां पे 8 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? 2³ बचेगा। सही है। और इससे तो मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं तो ये तो यही रहेगा।
स्टेप से। अब नेक्स्ट में काम कर लेता हूं। अच्छा देखो, आगे 8 बनाना हो तो 8 बन लो, और पीछे हमें 1 बनाना था, वो 1 आ ही रहा है, और बाकी हमें बीच में क्या बनाना है, क्यू। क्या बनाना है, क्यू। तो आप हमेशा सभी क्वेश्चनों में याद रखिए, जो भी संख्या यहाँ पे कोष्टक में आएगी उस संख्या, कोष्टक वाली संख्या को आप क्यू मान लें। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, माना 8q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू, इस बॉक्स को क्या मान लेता हूं मैं, q। यानी कि जो बॉक्स है खाने में जो बंद है ब्रैकेट में, इसको आप q मान लेते हैं। तो अगले स्टेप में आपका हो जाएगा, इसकी जगह में लिखूंगा q, तो 8q प्लस 1। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको लेके चले, उसका आपने वर्ग भी किया है, और वर्ग लेने के बावजूद भी आपने उस फॉर्मेट को 8q प्लस 1 का रूप का बना दिया है। तो r बराबर 1 लेने पर तो आपने ये बना दिया है, ठीक है। लेकिन अभी आपको एक स्टेप और लेके चलना है, कम से कम सिद्ध करने के लिए 2 संख्याओं को दर्शाना कंपलसरी रहेगा आपके लिए। तो एक स्टेप और लेके चल रहा हूं मैं, स्टेप नंबर 2। अब देखिए अगली विषम संख्या को और रिसर्च कर लेते हैं। r बराबर एक विषम संख्या पर आ रहा है, तो अगली संख्या को देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, 8q प्लस 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अगली नेक्स्ट संख्या, विषम संख्या कौन सी है, 3। तो यहाँ पे आपको क्या देंगे, r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 3 आपको कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखना है। तो a बराबर bq प्लस r, तो आप लोग 3 ले रहे हैं, तो a3 हो जाएगा, b का मान अपना ऑलरेडी 8 चल ही रहा है, तो ये होगा 8q प्लस, और r का मान क्या आ रहा है, 3। लेकिन इसका आपको क्या करना है, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर खोल सकते हैं आपको, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग खोल दें, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं a स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8q स्क्वायर, इसको 64q स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में कॉमन लेना है, इसलिए मैंने इसके टुकड़े कर दिए 8 इंटू 8। ऐसे भी कर ले आप, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। प्लस का 2ab यानी कि 2 इंटू a का मान क्या आ रहा है, 8q, b का मान क्या आ रहा है, 3, प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग क्या निकल के आएगा, 9, ठीक। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें एक प्रकार से इसमें यह देखना है कि सबसे पहले हमें आगे क्या बनाना है, 8, और पीछे क्या बनाना है, 1। अच्छा, पीछे 1 बनना नहीं बन रहा है, तो पीछे जब 1 ही नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आप पीछे 1 बनाओगे। कैसे बनाएंगे, इसको तो मैं यथावत लिख रहा हूं, 8 इंटू 8q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8q इंटू 3 प्लस, अब जब आपको पीछे 1 बनाना है तो इस 9 को क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 1, देखो पीछे 1 बना, 9 को भाई 8 प्लस 1 बोल सकते हैं, 7 प्लस 2 भी बोल सकते हैं, कई टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन पीछे मुझे 1 बनाना है तो मैं 8 प्लस 1 का ही फॉर्मेट यहां पे लेके चलूंगा। अब बहुत से बालक यूं कह रहे हैं साहब 10 माइनस 9 कर दो, 1 आ जाओ, ऐसे नहीं, आपको 9 के फैक्टर करने हैं, और 9 के जो फैक्टर करने को स्टेप से करने की, जो 8 आपका यदि यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो आप इसको 8 में ही तोड़े, जिससे 8 अपना कॉमन निकल के आ जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे मुझे क्या बनाना है, 8, तो आगे 8 बनाने के लिए यहां तक मैं 8 क्या ले लेता हूं, कॉमन। तो देखिए यहां से 8 आपका कॉमन आएगा, तो क्या बच रहा है, 8q स्क्वायर प्लस का ये आएगा आपका 6q, और प्लस का कितना आएगा, 1, और बाकी आपका बाद में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। देखिए जो काम आपने यहाँ पे किया था वही काम यहाँ कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपने 8 बनाना था, आगे वो 8 निकल के आ रहा है, और लास्ट में आपको क्या बनाना है, 1, वो 1 भी निकल के आ रहा है। और मैंने आपसे ये कहा था जो भी ब्रैकेट में जो भी आपकी संख्या निकल के आ रही है उस संख्या को आपको क्या मान लेना है, क्यों मान लेना है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, माना 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इक्वल टू, इसको मानेंगे q।
और जब इस कोष्टक की जगह में यहाँ पे क्यू रख दूंगा तो आपका वही फॉर्मेट निकलने वाला है, यानी कि 8q+1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था कि आपको विषम संख्या लेके चलनी है और उन संख्याओं का क्या करना है, आपको वर्ग करना है, और वर्ग करने पर संख्या के सभी फॉर्मेट 8q+1 के रूप में आने चाहिए। तो आपने दो संख्याओं पे ये रिसर्च कर लिया है। देखिए, एक तो विषम संख्या 1 पे लिया है तो 8q+1 निकल के आ रहा है, दूसरी विषम संख्या आपने 3 पे काम किया है तो वो भी क्या निकल के आ रहा है, 8q+1 का रूप निकल के आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप दो संख्याओं पर ही ये काम कर लें, बाकी और 5 और 7 पे काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में यहां से कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का ही होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये सवाल करा दिया है। तो अब आप ऐसा करें, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको करके देखें और बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में